GSK production flows to groundbreaking pharmaceutics research at UCL, UK, and now in Dove University. मैंने ज्वाइन किया पार्क डेविस, फिर सनोफी, फिर रैकेट बेनकीजर, फिर लास्ट जो मेरा वेंचर फिर पोस्ट डॉक के लिए आपने USCL को सिलेक्ट किया। क्या ये स्पेसिफिक टू फार्मास्यूटिक था या मतलब इस। मेंटोर सेलेक्ट करें जहां पर भी अ, आप जिस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहते हैं वहीं से, तो डिसहार्टेड ना हो और अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। Assalamu alaikum and warm greetings, researchers and future pharmacists. Today we have privilege के हम welcome कर रहे हैं Professor Tariq Ali, who is also the head of the Department of Pharmaceutics, and also he is the powerhouse who's taken the lead from uh, bustling GSK production flows to groundbreaking pharmaceutics research at UCL, UK, and now in Dove University, Sindh. So thank you very much, sir, for joining. और really have nice to see you here. और मैं थोड़ा सा आपका जर्नी इस हवाले से पूछूंगा आपका, और फिर उसके बाद आपका जो इनिशियल इंटरेस्ट है फार्मेसी में कैसे हुई, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डीलर तो सुने हुए थे, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग तो मतलब ये सारा प्लीज बताइएगा। जी, बेसिकली मैंने बी फार्मेसी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 98 में। और उसके बाद मैंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन की। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट मैंने की ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल्स से, और वही वो वक्त था जब मुझे फार्मूलेशन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि किस तरीके से केमिकल्स को और एक्सीपिएंट्स को और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक फार्मूलेशन रेडी टू यूज़ फॉर द पेशेंट आप बना रहे होते हैं। उसके बाद मेरा था एमफिल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। फिर मैंने ज्वाइन किया पार्क डेविस, फिर सनोफी, फिर रैकेट बेनकीजर, फिर लास्ट जो मेरा वेंचर था फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में वो था जीएसके पाकिस्तान में। जितना भी मेरा करियर रहा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, अराउंड 9.5 years, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, यानी फार्मूलेशन इन्वॉल्व थी, फार्मूलेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, फार्मूलेशन ऑफ क्रीम, इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, सारी फार्मूलेशन के साथ ही डीलिंग थी। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली डाउ यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैंने ज्वाइन किया इन 2010। फिर मैंने अपना पीएचडी परसू किया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे था, और साथ साथ टीचिंग भी कंटिन्यू रही। अ, फिर उसके बाद 2021 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी कंप्लीशन ईयर 2014 2021 में। एचईसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी मेरी यूसीएल से। तो फिर यूसीएल से पोस्ट डॉक किया मैंने यूसीएल स्कूल ऑफ फार्मेसी से, एंड नाउ आई एम सर्विंग एज प्रोफेसर एट डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कराची। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड सर इसमें आपका जो DVM बैकग्राउंड है, इसने आपको फार्मास्यूटिकल रिसर्च में ये कैसे मतलब इन्फ्लुएंस हुई, या ये जो मूवमेंट है। जी, देखें कि जो बैकग्राउंड रहा मैन्युफैक्चरिंग का, तो उससे इंटरेस्ट फॉर्मुलेशन में डेवलप हुआ। और फिर अल्लाह का करना भी ऐसा हुआ कि फार्मास्यूटिक्स में अपॉर्चुनिटी मिली। तो बिल्कुल रेलेवेंट फील्ड है आपकी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइड से, और आपकी जो है रिसर्च साइड से। तो इस वजह से बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक यूँ कहना चाहिए कि मिक्स डेवलप हुआ। और इसमें ना सिर्फ फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व है, बल्कि क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहने की वजह से कुछ उनके रेगुलेशंस हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें एफडीए के स्टैंडर्ड्स आते हैं, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स आते हैं।
तो FDA 21 CFR 210 to 11, ये GMP के जर्नल स्टैंडर्ड हैं। फिर डाटा इंटीग्रिटी, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मिक्स है बिटवीन प्रोफेशन एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च। तो इस चीज़ ने बड़ा एक्सेल किया, मुझे बहुत लीडिंग एज दिया टीचिंग में भी। तो बड़ा मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ उनको जो है वो चीज़ें डिलीवर होती हैं। वेरी नाइस दैट्स गुड। और इसमें आपने इंडस्ट्री फेज में अगर देखें तो आपने कोई तकरीबन 9 साल या 10 साल, पूरा डेकेड आपने जीएसके और आरबी इसमें, मोस्ट ट्रांसफरेबल स्किल्स कौन सी थी जो आपने देखी कि प्रोडक्शन से एकेडेमिया की तरफ जो है? जी जी। एक तो ये कि आप के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो स्किल्स, एक तो जो ऑन फ्लोर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी साइंटिफिक अप्रोच हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, वो तो हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में इम्पॉर्टेंट है बल्कि हर फील्ड में मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपकी इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी विद योर वर्क, इंटीग्रिटी विद योर colleagues, इंटीग्रिटी विद वट एवर यू आर डूइंग। प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एवरीवन इज इन लर्निंग फेज। हम भी लर्निंग फेज में हैं। ऐसा नहीं है कि जी प्रोफेसर हो गए हैं तो जी लर्निंग स्टॉप है। तो जो मैंने अंडरस्टैंड किया फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माय फर्स्ट जॉब टिल नाउ, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो बहुत सारे मैटर्स को रिजॉल्व कर सकती है। फिर उसी कम्युनिकेशन के थ्रू आप अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड करते हैं, आप लिंकेजेस बिल्ड करते हैं, आप लर्निंग करते हैं, आप चीज़ों को लर्न अच्छा कर रहे होते हैं, आप रिसर्च स्किल्स बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो भी आपकी लर्निंग का प्रोसेस है, ये दो चीज़ों के अराउंड काम करता है। एक आपकी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी इन योर पर्सनैलिटी, एंड प्लस गुड कम्युनिकेशन, जो कि आपके हर फील्ड में आती है। वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड उसमें आपका एक्सपीरियंस जो ये फैक्ट्री, ये जो फैट है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है इन स्वीडन, उस वाले से जी कुछ जी आप? जी। फार्मास्यूटिकल्स में जो परचेजिंग का प्रोसेस होता है, मशीन परचेजिंग का जो प्रोसेस होता है, उससे फैक्ट्री एक्सेप्टेंस ट्रायल की एक नीड होती है, फैट जिसे कह रहे होते हैं। तो इसमें इस तरह से होता है कि एक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट होता है और एक टेक्निकल एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरिंग के साइड से होता है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी 2009 में मिली जीएसके पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने विजिट किया था स्वीडन, कैलमार सिटी उनका जो है। और उसमें नॉर्डन मैटिक एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर है, और नॉर्डन मैटिक बनाती है सेमी सॉलिड फिलिंग मशीन्स। तो उसके हवाले से विजिट था, और इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग भी थी, और प्लस ये कि आपकी स्किल्स कि कैसे दुनिया में काम हो रहा है और किस तरीके से, क्योंकि हम जो मेनली फार्मास्यूटिकल्स में एसोसिएटेड रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग साइट पर रहते हैं, और इंजीनियरिंग और मशीनरी के हवाले से हम इतना फोकस नहीं होते कि इस लेवल तक भी चीज़ें हैं, और वहाँ पे कैसे मशीन कैसे बन रही है। तो बैक एंड बेसिकली जो मशीन के प्रोसेस हैं और मशीन की मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटी टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके हवाले से बहुत गुड लर्निंग एक्सपीरियंस था स्वीडन में फैट के हवाले से। तो वेरी ये एक नाइस। प्रोसेस का हिस्सा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का। तो इसके अंदर आपने फिर जो ऑडिट के हवाले से अगर देखें तो मतलब क्वालिटी, आईएसओ, ओ एच सास जी। है या इसमें ओशास। रेगुलेट, इस, हाँ उस सास, ये इसमें क्या लेसन आप समझते हैं कि ये? ऑडिट देखें, ऑडिट जो है वो न्यू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, और डेफिनेटली हर जगह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है। चाहे आप फार्मा इंडस्ट्री देख लें, चाहे आप एयरलाइनर देख लें, चाहे आप कोई पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरर देख लें,
आप किसी यूनिवर्सिटी को देख लें, आप कोई बैंकिंग सेक्टर देख लें, तो सबके पास एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में फिर आपके पास विजन, मिशन, फिर उसके बाद आपके पॉलिसीज़ हैं, फिर एसओपीज़ हैं, फिर एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है। एंड डेफिनेटली जब आप एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर जाएंगे तो कोई भी ये बात तो नहीं कहेगा अपनी एसओपी में कि हम काम सही नहीं करते। सब ये कहते हैं कि जी हमने ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, ये प्रोसेसेस हैं हमारे, इस एसओपी को हम फॉलो करते हुए करते हैं। तो ऑडिट में होता ये है कि जी आप उन सिस्टम्स को ऑडिट कर रहे होते हैं कि वेदर दी सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो बेसिकली यूं कहना चाहिए कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस को आप इवेलुएट कर रहे होते हैं ऑडिट के थ्रू। अब ये ऑडिट सेल्फ ऑडिट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिट्स भी हो रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं जैसे आईएसओ के सिस्टम्स हैं या ओशास के सिस्टम्स हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट के और सिस्टम्स हैं या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स के अपने सिस्टम्स हैं, तो इन सिस्टम की परफॉर्मेंस जो कि आपकी बिजनेस के डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट करती है, डिपेंड करती है कि आप कितने ऑडिटेबल हैं। मींस आपके सिस्टम्स परफेक्ट काम कर रहे हैं, रोबस्टनेस है, प्रोसेस में रिपीटेबिलिटी है। तो इसको इंश्योर करने के लिए ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। तो ये सिस्टम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आईएसओ का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर ओशास जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे 8000 जो सोशल अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड हैं। तो ये सारे सिस्टम्स के ऑडिट इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि बेसिकली इन सिस्टम्स के क्लेम को ही आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो वो ऑडिट से करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तमाम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में ऑडिट एक मेन पॉइंट है कि जिसको फॉलो करते हुए आप उन सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर रहे हो। वेरी नाइस। ये आपने सेफ्टी के बारे से बताया, वो शाश, ये लोग दुबई जाते हैं, वैसे ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, शायद हमारे से रेलिवेंट ना हो। जी जी सेफ्टी जी। के वो कोर्सेज करते हैं, तो उसका इससे कोई रेलिवेंस है या वो डिफरेंट चीज़ है वो? देखें, ओशाज एक बेसिक सर्टिफिकेशन है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो किस नाम से है या वो किस स्टैंडर्ड पे है, क्योंकि जैसे कि स्टैंडर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि आप सेफ्टी के कोर्सेज करके और फिर वो ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट होते हैं, तो वो सेफ्टी के हवाले से फिर हायरिंग के प्रोसेस में उनके लिए आसानी होती है। कि एक तरह से ये क्वालिफिकेशन ही है कि मीन्स आप सेफ्टी में क्वालिफाइड हैं, आप ओशास क्वालिफाइड ब्लैक बेल्ट रखते हैं, या आप ओशास क्वालिफाइड हैं और आप इस सिस्टम पे वर्किंग कर सकते हैं और कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते तो ये सेफ्टी स्पेसिफिक टू फार्मास्यूटिकल है या इनको ओवरऑल, मतलब जिस तरह कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ये सेफ्टी उधर भी एप्लीकेबल होती है, मतलब ये सर्टिफिकेशन? हर जगह होती है। ओशास तो एक स्टैंडर्ड है। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके स्टैंडर्ड हैं, फिर उसमें कार्बन एमिशन मॉनिटरिंग है और दूसरी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती हैं। तो इन तमाम के साथ इसी तरह जो है वो सेफ्टी भी है, तो हर इंडस्ट्री में उसकी एप्लीकेशन अलग है। लेकिन अगर वो सिस्टम को क्वालिफाई करें तो वो एक मेन स्टैंडर्ड है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप आईएसओ के सिस्टम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। लेकिन आप सर्टिफिकेशन तो आईएसओ की ले रहे होते हैं, लेकिन हर कंपनी की अपने स्पेसिफिक एरिया है, उनका अपने सिस्टम है। कहीं फार्मास्यूटिकल में भी आईएसओ इम्प्लीमेंटेबल है, आपकी बैंकिंग सेक्टर में भी आईएसओ इम्प्लीमेंटेबल है, और आपके से फॉर इंस्टेंस टॉवेल मैन्युफैक्चरिंग में भी आईएसओ इम्प्लीमेंटेबल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं जो हैं, और वो इम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे। तो ये इम्प्लीमेंट हर जगह किया जा सकता है एज पर इंडस्ट्री। वेरी नाइस। और इसमें फिर एजुकेशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक के वाले से देखें तो आपने पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को, इसमें कोई मोटिवेशन थी या मतलब इसमें क्या था? और फिर पोस्ट डॉक के लिए आपने यूएससीएल को सिलेक्ट किया, क्या ये स्पेसिफिक टू फार्मास्यूटिक था या मतलब इस हवाले से टिप्स फॉर द पाकिस्तानी स्कॉलर्स हु वांट टू चूज द यूनिवर्सिटीज फॉर पीएचडी और पोस्ट डॉक? देखें, पीएचडी के लिए तो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो जो उनकी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, वही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि मैं कराची बेस्ड हूँ, मेरी सारी एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी की थी, तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी को ही पीएचडी के लिए सेलेक्ट किया। तो
डेफिनेटली फिर आपकी पीएचडी सिलेक्शन में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस एरिया में आप पीएचडी कर जा रहे हैं या आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पे वो एक्सपर्टीज मौजूद हैं या नहीं, आपके पास सुपरवाइजर वहाँ पे मौजूद हैं, आपके पास इक्विपमेंट मौजूद हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कहाँ है। तो कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी रैंकिंग रखती है पाकिस्तान में, तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी जर्नल यूनिवर्सिटी है, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी इसकी रैंकिंग 251 से 300 के अराउंड है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट श्योर, नो सॉरी, 750 प्लस पे है। और इसका जो फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज है वो बिटवीन 150 से 200 की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में है, सब्जेक्ट रैंकिंग में। तो एक अच्छी रैंकिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप पीएचडी के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। एज फार एज पोस्ट डॉक इज कंसर्न, तो इसके लिए पोस्ट डॉक जो मैंने सिक्योर किया था वो एचईसी फुल्ली फंडेड था। तो उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़, आप उनमें से कोई यूनिवर्सिटी पिक करें। और पिक करने का मतलब ये होता है कि जी आप सुपरवाइजर से अलाइन हो, प्रोफेसर से अलाइन हो, आप उसको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भेजें, वो उसको एक्सेप्ट करे। उसके एक्सेप्टेंस मीन्स उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो पाकिस्तान से पीएचडी किया वो उनके लेवल को मैच कर रहा है। और उस एक्सेप्टेंस के बाद फिर वो ये कैपेबिलिटी भी देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि आप उनके वर्क एनवायरनमेंट में सुटेबल हैं या नहीं हैं, आप एडजस्टेबल हैं या नहीं हैं। तो मुझे तो एक लीडिंग एज थी मल्टीनेशनल की वर्किंग की वजह से, तो जिसको मैंने मेंशन भी किया था, क्योंकि आपका बड़ा कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुपरवाइजर से या यूनिवर्सिटी से कैसे कम्युनिकेट करें। तो उसमें था कि क्योंकि मेरी फील्ड फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन थी, तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के हवाले से फार्मेसी स्कूल्स जो वर्ल्ड वाइड टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में थे, उनमें से एक जो मैंने सेलेक्ट की थी इनिशियली, एक मज़े की बात है कि वो थी एनयूएस सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में मेरा बेसिकली स्टार्ट में जो यूसीएल के से पहले जो सिलेक्शन हुआ था इसके पोस्ट डॉक के लिए एचईसी फंडेड पे। फिर उसके बाद हुआ ये कि 2020 में जब वो मैच्योर हुआ तो कोविड था। तो 21 तक सिंगापुर ओपन नहीं था। तो सिंगापुर से ये हुआ कि उन्होंने ये कम्युनिकेट किया कि आप को हम वीज़ा तो ग्रांट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि अगर आप यहाँ के नेशनल होते तो फिर आप आके और पोस्ट डॉक कर सकते थे। तो अगेन एचईसी का इस हवाले से ये पर्सपेक्टिव था कि अब आप इसी रैंक की यूनिवर्सिटी या इससे टॉप की लेकर आए। अच्छी बात है कि एनयूएस सिंगापुर की रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 11 थी। तो मेरे पास जो ऑप्शन थे वो ये 1 से लेकर 10 तक के ऑप्शन थे कि अब मुझे एक्सेप्टेंस जो चाहिए पोस्ट डॉक की वो फ्रॉम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 1 से लेकर 10 तक की एक्सेप्टेंस चाहिए। तो उसमें यूसीएल जो फॉल कर रही थी वो उस वक्त 10th रैंकिंग पे फॉल कर रही थी। इसके अलावा ईटीएच ज्यूरिख थी। तो मैंने लिखा दोनों को, यूसीएल को भी लिखा, ईटीएच ज्यूरिख को भी लिखा। तो यूसीएल से फिर अलाइनमेंट हुई थी सुपरवाइजर के साथ, एंड देन उनका फिर पूरा प्रोसीजर होता है। और आप तो खुद यूके में, आपको पता है वो अटास है और रिसर्च के हवाले से, और वो सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट 6 मंथ का वो प्रोसेस है। उसके बाद फिर जो है यूसीएल को ज्वाइन किया था एज पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड हेड ऑफ फार्मास्यूटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा कि लंदन में, उधर फिर यूके में और कराची पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मतलब क्या फ़र्क देखते हैं। और रैंकिंग भी ख़ास तौर पे, ये चूंकि आपने जिक्र किया है, तो रैंकिंग की तरह रोल प्ले करती है, और रैंकिंग पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग नहीं है। कैसे कर सकते हैं? आपकी तो जी। फार्मास्यूटिकल फिर भी बाई सब्जेक्ट काफ़ी टॉप पे है। उस हवाले से हम्म। भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। देखें, इसमें अगेन मैं यही बात करूंगा कि डिफरेंस तो है, और कल्चरल जॉज जो हम हमेशा सुनते हैं और अ, अपने वर्क एनवायरनमेंट में उनको एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। तो कल्चरल जॉज, कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो आपको फेस करने हैं। और जो भी सिस्टम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं आपको पता ही है कि कैसे वो रन कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हिम्मत हार दें और चीज़ों को छोड़ दें। डेफिनेटली मेरिट है चीज़ों में, और चीज़ें मेरिट पर भी ग्रो हो रही हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये एज है कि
जो एक एरा चेंज हुआ था 2000s में, 2001 2002 में। तो बेसिकली ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की जो डेवलपमेंट है, जो मेजर डेवलपमेंट है, वो इस एरा में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइड पर। तो अगेन अगर मैं इस लिहाज से कंसीडर करूं तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसमें टाइम लगेगा। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास स्कॉलर्स पीएचडीज ऑल अराउंड वर्ल्ड भी करके आए हुए हैं, फिर पोस्ट डॉक्स भी हैं, फिर कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है, तो चीज़ें लर्निंग फेज में हैं और आगे बढ़ रही हैं। जो मैं समझता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग सपोर्ट भी कर रही हैं। और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी एक अच्छी रैंकिंग में फॉल कर रही है इस वक्त। प्लस जो आपके पब्लिकेशंस होती हैं, ये जो कंट्रीब्यूशन होती हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे रिसर्च में, उसमें भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, स्कॉलर्स प्रोफेसर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो चीज़ें डायनामिक हैं और चेंज हो रही हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान तो बहुत आसान नहीं होगा डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि ये ऑनेस्ट कंपैरिजन भी नहीं होगा। अगर आप यूके और यूएसए को कंपेयर करें तो शायद कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट कंपैरिजन हो। बट इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि रिसोर्सेज के बहुत इश्यूज हैं हमारे पास। अ, आपके फंडिंग के इश्यूज हैं, फिर आपके वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड करता है। डॉलर फ्लक्चुएशन जो हमारे पास है उससे हम बहुत इम्पैक्ट होते हैं। कोई इक्विपमेंट हम हाईली साइंटिफिक इक्विपमेंट परचेज करने के फेज में हैं और डॉलर फ्लक्चुएट कर गया, तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो कि अब तो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ हैं और चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि चीज़ें बेहतर होंगी। और पाकिस्तानी स्कॉलर्स किसी से कम नहीं है हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो टीचिंग और लीडरशिप के हवाले से एज अ चेयरपर्सन, फिर नो प्रोफेसर, आप हाउ डू यू कल्टीवेट इंडस्ट्री रेडीनेस अमंग स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री का के लिए तैयार किया जाए उनको? इसमें देखें, प्रोफेशनल डिग्रीज में प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिर्फ बुक पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपने एक दिन भी इंडस्ट्री को देखा नहीं है, प्रैक्टिकली आपने एक दिन भी कम्युनिटी फार्मेसी में काम नहीं किया, आपको पता नहीं काम कैसा हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप सिर्फ जो है वो एक उर्दू के शायर तैयार कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल तैयार नहीं कर रहे जो कि बैठ के सिर्फ एक तखय्युल की करिश्मा साजियां दिखाते रहें और हकीकत से कदरे दूर रहें। तो ऐसी सिचुएशन प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं हो सकती। और प्रोफेशनल एजुकेशन जिस तरह से इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, मेडिसिन है, नर्सिंग है, ये सब मैं इनको प्रोफेशनल एजुकेशन कंसीडर करता हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोफेशन से अटैचमेंट इन द टर्म ऑफ इंटर्नशिप और मेंटोरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जिस फेज़ में हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं बस सीनियर्स। अच्छा, 1 2 साल 5 साल जो सीनियर हैं वो शायद उनको वो गाइडेंस का लेवल नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप मेंटोर सेलेक्ट करें, जहाँ पर भी अ, आप जिस फील्ड में भी एक्सेल करना चाहते हैं वहीं से पिक करें। या जिसको आप बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रखता है लॉजिकल लर्निंग के साथ आपको और आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली आंसर कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट को एक्सेल करने में हेल्प करेगी। वेरी नाइस। और इसमें जो पाकिस्तानी फार्मा सेक्टर है, इसको अगर हम जी फॉरवर्ड लुक करें तो आप कहाँ देख रहे हैं कि बिगेस्ट जो R&D अपॉर्चुनिटीज है, वेयर डू यू जी। सी अबाउट दैट? अच्छा, पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, डेफिनेटली ग्रो कर रही है। अ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि बिजनेस इज़ द मेन कंसर्न। तो क्योंकि अभी तक जो रिसर्च के हवाले से एकेडमिया को जो फंडिंग दी जा रही है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के थ्रू दी जा रही है। मैंने नहीं देखा कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने कोई बहुत ही बड़ी फंडिंग से रिसर्च को सपोर्ट किया हो।
तो जो फार्मा सेक्टर है उसमें ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन वो एक जो बिग शिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं है। इस जैसे कि मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूं कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अराउंड 70% फार्मा का पोर्टफोलियो रखते हैं। लेकिन क्या हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं या बना रहे हैं? तो नहीं, हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पे पाकिस्तान में काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? अगेन, डेफिनेटली इसके लिए आपके पास फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपके पास जो है वो सपोर्ट चाहिए फार्मा इंडस्ट्री से। बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अलाइनमेंट ज़रूरी है। तो अभी वो उस फेज में हम नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मा सेक्टर थोड़ा पीछे है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इक्विपमेंट में, डिजिटलाइजेशन में, जहाँ पर जो बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस है इस वक्त। मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च का काम हम वेस्ट से ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे अभी ज़्यादा फोकस नहीं है इंडस्ट्रियल साइड का। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से सपोर्ट है, और यूनिवर्सिटीज़ खुद भी इस बात पे बड़ा फोकस हैं कि रिसर्च पे और ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आएँ जो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के लिए इम्पोर्टेंट हों, और फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए रोल प्ले करें अपना। गुड, दैट्स गुड। और लेट्स conclude this discussion. So, just a brief answer के one book every pharmacy student must read. बुक बुक रीडिंग तो अब कोई बच्चे करते ही नहीं है मुझे लगता है। तो अप टू डेट नॉलेज लें, और प्रैक्टिस, फील्ड की प्रैक्टिस से ज़रूर एसोसिएट हों। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे लगता है वो ये है कि अ, इस वक्त फार्मा सेक्टर में फीमेल फार्मासिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, और जॉब सेक्टर जो है वो वैसे ही मुझे लग रहा है कि सेचुरेट हो रहा है। तो डिसहार्टेड ना हो, और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं है, और बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिल सकती। तो आपको स्टार्ट के 4-5 इयर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी। तो वो इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग स्टडीज़ आप स्टडी पे भी फोकस करें, और फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में जो अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं वो करें। तो टेक होम मैसेज यही है कि इट टेक्स 20 years टू मेक एन ओवरनाइट चेंज, सो स्टे फोकस। सिर्फ वो कोई 30 सेकेंड्स की रील नहीं है लाइफ, कि आपने इधर फॉर्म डी कंप्लीट की, इधर आपने डिग्री कंप्लीट की, और इधर आपको जो है वो आउटपुट मिलना शुरू हो गया, और आप जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर बन गए, या प्रोडक्शन में मैनेजर बन गए, या आपने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक फार्मा इंडस्ट्री बिल्ड कर ली। ऐसा नहीं है। तो बस ये पॉइंट फोकस में रखें। अ, अल्लाह पे यकीन रखें, खुश रहना सीखें। अगर आपने खुश रहना सीख लिया ना ज़िंदगी में, तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी। खुश और मुतमईन रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक होम मैसेज है मेरी तरफ से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने कंक्लूड कर दिया है खुद ही। और थैंक यू वेरी मच सर, प्रोफेसर तारिक। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म की इंसाइट्स और फिर मोटिवेटिंग स्टोरी जो आपने शेयर की। और थैंक यू डेफिनेटली डॉक्टर साहब। योर जर्नी विल प्रूव दैट क्यूरियोसिटी, इंटेग्रिटी, जैसे आपने मेंशन किया, ग्रेट, तो पाकिस्तानी टैलेंट कैन एक्सेल एनी ग्लोबल स्टेज। तो शुक्रिया जी फॉर जी। इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेशली फार्मा इनोवेटर्स। थैंक यू वेरी थैंक यू मच वेरी एंड मच। हैव अ नाइस टाइम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह ठीक है, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।